नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कहा जाता है जब पाप का घड़ा भरता है तो एक ना एक दिन फूटता जरूर है और घड़े के फूटने के सारे कुकर्म बाहर आ जाते हैं। ठीक इसी तरह से भ्रष्टाचारी और अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन जब वो पुलिस या फिर जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ता है तो उसके सारे गुनाहों का हिसाब हो जाता है। उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं जिसमें भ्रष्टाचारियों की फितरत आप साफ तौर पर देख पाएंगे, लेकिन अब उन पर जांच एजेंसियों का तगड़ा डंडा चला है। तो चलिए पूरी कहानी क्या है और किस मामले में चला है जांच एजेंसी का चाबुक, सब कुछ आपको बताते हैं। यूपी में घोटालों के हैरान करने वाले मामले, जांच एजेंसियों की छापेमारी से खुली पोल। मेरठ से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक घोटाले की खबरों ने सबको चौंका दिया है, जिसमें ईडी से लेकर पुलिस प्रशासन ने भी जबरदस्त एक्शन लिया है। तो चलिए सबसे पहले राजधानी लखनऊ से ही शुरू करते हैं। दरअसल लखनऊ में फर्जीवाड़ा कर बिल्डर को गोमती नदी की 200 करोड़ की जमीन देने के मामले में तहसील और एलडीए के कई अफसर ईडी की जांच के दायरे में आ गए हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर जय कुमार ठाकुर ने घोटाले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने 8 नवंबर को पत्र भेजकर मामले में तहसील और एलडीए से घोटाले से जुड़े दस्तावेज तलब किए हैं। उन अधिकारियों के नाम भी मांगे हैं जिन्होंने घोटाले को अंजाम दिया। ईडी का पत्र आने के बाद प्रशासन और एलडीए में हड़कंप मच गया। ईडी पत्र में साफ लिखा है कि मामले में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, इसलिए केस से जुड़े दस्तावेज अति शीघ्र उपलब्ध कराए जाए। आपको बता दें कि गोमती नदी की जमीन को लेकर फर्जीवाड़े का खेल साल 2006 में ही शुरू हो गया था, लेकिन अंजाम साल 2015 में दिया गया। बिल्डर राजगंगा डेवलपर को जमीन देने में घोटाला किया गया। इस घोटाले में तहसील सदर के तत्कालीन तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने बड़ी भूमिका निभाई। 18 नवंबर 2006 को तत्कालीन सदर तहसीलदार चिन्हट क्षेत्र के नायब तहसीलदार और राजस्व कर्मियों ने उसकी स्थिति का पता लगाकर एलडीए को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें खसरा संख्या 673 की जमीन को नदी से बाहर दिखाया था। रिपोर्ट में सदर तहसील के अधिकारियों ने लिखा कि एक खसरे की जमीन नदी के संपर्क में नहीं है। तहसील की रिपोर्ट के बाद एलडीए के तत्कालीन सहायक अभियंता भूपेंद्र वीर सिंह के प्राधिकरण के अमीन अरविंद श्रीवास्तव, श्रीराम प्रताप, नायब तहसीलदार शरद पाल के साथ जगह का निरीक्षण किया तो यह जमीन नदी के बीच में मिली। नदी के बीच में होने से यह जमीन प्राधिकरण के किसी काम की नहीं थी। सहायक अभियंता ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि जो भी जमीन प्राधिकरण के उपयोग में नहीं है, ऐसे में इसके संयोजन का कोई मतलब नहीं है। सहायक अभियंता की रिपोर्ट पर फाइल बंद हो जानी चाहिए, जो नहीं हुई। साल 2014 में फिर इसकी फाइल खोल दी गई। राजगंगा डेवलपर्स ने नदी के बीच की यह जमीन महादेव प्रसाद से खरीदी हुई दिखाई। जमीन नदी के बीच में होने से बिल्डर उसमें कुछ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए एलडीए को यह जमीन देकर उससे दूसरी अच्छी जमीन लेने में लगा था। इसके लिए अदला बदली का प्रस्ताव भी बना। साल 2015 में एलडीए के तत्कालीन अधिकारियों ने नदी के बीच की जमीन खुद ले ली और बिल्डर को उसकी जगह उसे गोमती नगर विस्तार में प्राइम लोकेशन के 5 व्यावसायिक भूखंड दे दिए। अधिकारियों ने इन भूखंडों की रजिस्ट्री भी साल 2015 में बिल्डर के नाम कर दी। कैसे हुआ घोटाला? कहानी शुरू होती है साल 2014 और 15 में, जब दोबारा इस घोटाले को अंजाम देने का काम शुरू हुआ तो सहायक अभियंता भूपेंद्र वीर सिंह की वो रिपोर्ट आड़े आ रही थी, जिसमें साफ लिखा था कि जमीन नदी के बीच में है। इसकी काट के लिए फिर से तहसीलदार, नायब तहसीलदार से रिपोर्ट लगवाई गई। रिपोर्ट में फिर लिखवाया गया कि जमीन नदी से बाहर है, जिसके बाद एलडीए ने नदी की जमीन खुद ले ली और बिल्डर को प्राइम लोकेशन पर 5 व्यावसायिक भूखंड दे दिए। सितंबर 2023 में इस घोटाले का खुलासा हुआ। तत्कालीन उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने तत्कालीन सचिव पवन गंगावार से जांच करवाई। जांच में फिर खुलासा हुआ कि जो जमीन बिल्डर से ली गई वो तो आज भी नदी में ही है। उसे बाहर दिखाकर बिल्डर को 5 व्यावसायिक भूखंड देकर घोटाला किया गया। इसका आवंटन निरस्त किया गया, लेकिन रजिस्ट्री हो जाने की वजह से बिल्डर पर कोई आंच नहीं आई। तहसील के अफसरों की जांच शुरू।
इस मामले में ईडी ने जांच शुरू करने की चिट्ठी 8 नवंबर 2024 को जारी की है। ईडी ने राजगंगा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके निदेशक और डेवलपर्स अशोक कुमार अग्रवाल, मनीष अग्रवाल के अलावा अन्य की पूरी जानकारी भी मांगी है। उसने जमीन के अलॉटमेंट से जुड़े सभी दस्तावेज, एलडीए की तरफ कराई की आंतरिक जांच रिपोर्ट, अभी तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। जमीन फर्जीवाड़े में एलडीए और प्रशासन के उन अधिकारियों के नाम भी पूछे हैं जो घोटाले में शामिल रहे हैं। फर्जी स्टाम्प बनाकर करोड़ों का घोटाला। अब चलिए आपको मेरठ के उस घोटाले से रूबरू करवाते हैं जिसने सभी के होश उड़ा दिए, क्योंकि मेरठ में अफसरों की नाक के नीचे करोड़ों का स्टाम्प घोटाला कर दिया गया, लेकिन अफसरों को कानों कान तक खबर नहीं हुई। आपको बता दें कि घोटाला करने के लिए किन लोगों ने सिंडिकेट बनाया, इसका खुलासा हो ही नहीं पा रहा है। मामले की गूंज लखनऊ तक भी पहुंच गई है, लेकिन सवाल यही है कि इस घोटाले की किसी को भनक नहीं लगी या फिर जानबूझकर आंखें बंद कर ली गई। अब तक की जांच में 997 के करीब फर्जी स्टाम्प पर बेनामी सामने आ चुके हैं और ये दायरा बढ़ ही रहा है। ये आंकड़ा बहुत छोटा है, लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जाएगा ये आंकड़ा भी और बढ़ेगा। इस फर्जी स्टाम्प घोटाले ने अफसरों की नींद उड़ा डाली है। अभी जिन बेनामों की जांच की गई थी उनमें 997 बेनामों सामने आए हैं जो फर्जी स्टाम्प पर कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टाम्प ट्रेजरी से खरीदे ही नहीं गए हैं। 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला। स्टाम्प घोटाला करने वालों के हौसले तो देखिए कि कोई उन्हें पकड़ ही नहीं पाया। गुपचुप तरीके से फर्जी स्टाम्प छापे गए और फिर बेचे भी गए और बेनामी कर दिए गए। अब जांच हुई तो पता चला कि करीब 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। लेकिन इस घोटाले के गेम में कौन कौन शामिल है और किस अधिकारी की मिलीभगत से ये काम किया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मेरठ कोषागार की फर्जी मुहर भी बनवाई गई और फर्जी स्टाम्प भी लगवाए गए। स्टाम्प घोटाला इतना बड़ा है कि अफसरों के भी पसीने छूट गए। अब साल 2015 से लेकर अब तक के बेनामों की जांच की जाएगी, जो 2,27,000 से भी ज्यादा है। इस जांच में भी करोड़ों की फर्जी स्टाम्प मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फर्जी और असली स्टाम्प में फर्क कर पाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही हूबहू यानी कि एक जैसे नजर आते हैं। अब ये फर्जी स्टाम्प मेरठ में कहाँ छापे गए, कहाँ से लाए गए, किसने इन्हें चलाया और किस किस को इसमें शामिल किया गया, इसकी जांच की जा रही है। फर्जी स्टाम्प में वकील पर भी मुकदमा। करोड़ों की फर्जी स्टाम्प घोटालों में अब तक 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लेकिन अफसर खामोश हैं। मामला लखनऊ पहुंचा तो स्टाम्प घोटाले का जिक्र बाहर निकल गया। मेरठ में चौथा मुकदमा अधिवक्ता विशाल शर्मा के खिलाफ भी कायम किया गया है। सिविल लाइंस के विक्टोरिया पार्क की रहने वाली ओम कुमारी ने पांडव नगर में 55 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का आवासीय प्लॉट का बेनामा कराया था, जिसमें 1,65,200 रुपए के स्टाम्प लगाए गए। ये स्टाम्प अधिवक्ता विशाल शर्मा ने लगाए थे। जांच में सामने आया कि ट्रेजरी से ये स्टाम्प खरीदे ही नहीं गए हैं। डीएम ने दिए फॉरेंसिक जांच के आदेश। मामले की गंभीरता को इससे ही समझा जा सकता है कि ये शासन में भी पहुंच गया है। इस बारे में मेरठ के डीएम दीपक मीणा का कहना है कि स्टाम्प डिपार्टमेंट ने जांच कराई थी, जिसमें बड़ी तादाद में बेनामी संदिग्ध पाए गए। इनकी जांच के लिए एआईजी स्टाम्प ज्ञानेंद्र सिंह को कहा गया कि वो इनकी फॉरेंसिक जांच भी करवाएं। ट्रेजरी में जांच कराई गई तो बेनामों के कुछ नंबर मिले और कुछ नहीं। जो नंबर मिले वो किसी और के नाम पे इशू थे। हर पहलू की गंभीरता से जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। 100 करोड़ का गृह कर घोटाला। मेरठ के एक और घोटाले के बारे में आपको बताते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे, क्योंकि मेरठ में मोदी रबर फैक्ट्री की 1100 करोड़ रुपए की लीज की भूमि को विदेशी कंपनी को बिक्री का मामला ठंडा हुआ और अब निगम में 100 करोड़ रुपए का गृह कर घोटाला सामने आ गया है। समिति की जांच रिपोर्ट में खुलासा होगा कि घोटालों का जिम्मेदार निगम अधिकारी है या फिर मोदी रबर फैक्ट्री। प्राथमिकी जांच में सामने आया है कि 2016 के बाद तत्कालीन कर निर्धारण अधिकारी को गृह कर में संशोधन करने के लिए फैक्ट्री को नोटिस देना चाहिए था। इस प्रकरण में
कर निर्धारण अधिकारी की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। समिति अध्यक्ष और सदस्यों ने जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 1991 से कोर्ट के आदेश पर मोदी रबर फैक्ट्री से 12.87 लाख गृहकर नगर निगम में जमा हो रहा है। नियम के मुताबिक 2016 के बाद गृहकर में परिवर्तन होना था, जो निगम ने नहीं किया। इसके चलते नगर निगम के दस्तावेज में मोदी रबर फैक्ट्री पर 100 करोड़ का गृहकर बकाया हो गया, जबकि फैक्ट्री की तरफ से 1991 के हिसाब से गृहकर जमा होता रहा। बताया गया है कि निगम अधिकारियों ने 60 गांठ की और फैक्ट्री को नोटिस नहीं दिया। इस मामले में हाई कोर्ट में 8 बार जनहित याचिका डाली गई। मोदी रबर फैक्ट्री की लीज भूमि को विदेश कंपनी को बेचने का मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। लापरवाही मानते हुए शासन ने तत्कालीन सरधना एसडीएम अमित भाटिया पर कार्रवाई की गई है। नगर आयुक्त ने मोदी रबर फैक्ट्री पर लगे गृहकर की जानकारी भी जुटाई, जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा गृहकर बकाया मिला। नगर आयुक्त ने प्रकरण की गंभीरता देखते हुए समिति का गठन किया। इसमें अध्यक्ष लेखा और वित्त अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, अपर नगर आयुक्त पंकज कुमार और सहायक नगर आयुक्त शरद पाल सदस्य हैं। समिति ने गृहकर विभाग से मोदी रबर फैक्ट्री के गृहकर की फाइल मांगी, जिसमें 1991 से 2016 और फिर 2024 तक का रिकॉर्ड खंगाला गया। पाया गया कि करोड़ों का गृहकर दस्तावेज में लग चुका था, लेकिन मोदी रबर फैक्ट्री कोर्ट के आदेश पर सिर्फ 12.87 लाख रुपए हर साल जमा कर रही थी। जिम्मेदार अधिकारी पर होगी कार्रवाई। 100 करोड़ का गृहकर घोटाले का जिम्मेदार निगम के तत्कालीन अधिकारी हैं। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने जांच समिति को निर्देश दिए हैं कि लापरवाही और जिम्मेदार अधिकारी का नाम सार्वजनिक करें। इस मामले में कौन कौन अधिकारी कर्मचारी बाबू है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। गृहकर की कम वसूली करने में मेरठ पहले ही अन्य नगर निगम की अपेक्षा में फिसक दी है। इसको लेकर विकास कार्य में आने वाले धनराशि प्रभावित हो रही है। ये कुछ ऐसे घोटाले हैं जो इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं और जिसमें ईडी का डंडा भी चल रहा है। आपको कैसी लगी हमारी स्पेशल स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।